अस्सलाम वालेकुम। लीगल अपडेट्स में बात करते हैं कि आज़म स्वाति साहब की जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी गई थी। रुकनीत ईसीपी ने ख़त्म की थी और ईसीपी ने क्या ऑब्जेक्शन लगाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिक्लेयर्ड नहीं है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ। देखिए, लॉ ये कहता है कि जो भी मेंबर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है या रुकनीत हासिल करनी है या कोई मिनिस्टर या पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है, उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पूरी तौर पे क्लियरली हमारे पास डिक्लेयर होनी चाहिए। तो आज़म स्वाति साहब को जो है ना टाइम और डेडलाइन दिया गया था, साथ ही साथ सस्पेंड की गई थी इनकी जो रुकनीत है। तो अब इन्होंने चूँकि अपनी वो उस चीज़ को लक्यूना को पूरा कर दिया, तो इनकी रुकनीत भी बहाल कर दी गई है बाय ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि हम देख रहे थे कि शेख रशीद साहब के ऊपर बार बार मुतद्दद पर्चे दर्ज किए जा रहे थे, FIR का सिलसिला जारी था और ऐसा लग रहा था कि एक बहार आई हुई है पर्चों की। कभी कराची में दर्ज किया जा रहा था, तो कभी बलूचिस्तान में दर्ज किया जा रहा था, तो कभी पंजाब में और कभी इस्लामाबाद में। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन रेज़ किया है और सुओ मोटो एक्शन लिया कि जनाब अब मुतद्दद पर्चों का सिलसिला रुकना चाहिए और जो पर्चे इनके ऊपर कराची, मोचको और इनके ऊपर दीगर जगहों पे मरी और इस तरीके से इलाकों में दर्ज किए गए थे, इनको सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि मौजूदा पर्चे का फ़ैसला नहीं हो जाता। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि देखें, इल्ज़ाम लगा है कि इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक के अंदर इन्होंने गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़, तो पर्चे जाके कराची में क्यों दर्ज हो रहे हैं और बलूचिस्तान में। तो उन पर्चा जात को भी सस्पेंड कर दिया गया और फ़िलहाल अब ये रहेंगे इसी पर्चे की कार्रवाई के अंदर और कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो फिर हम फैसला जात को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ज़मानत का ऑर्डर डिस्कस करते हैं कि शेख रशीद साहब की ज़मानत के बारे में आज समाअत थी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में इस्लामाबाद में। क्या ऑर्डर हुआ? जनाब, ज़मानत खारिज कर देगी। ज़मानत बाद गिरफ्तारी थी, पोस्ट अरेस्ट बेल थी। आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड की तरफ से आज समाअत किए गए। प्रोसिक्यूशन ने भी आर्ग्यूमेंट्स किए और डिफेंस ने भी आर्ग्यूमेंट्स किए। डिफेंस की तरफ से 2-3 वकला थे, जिसमें पंजोसाट साहब और दीगर वकला थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्टेट के वकला थे, गवर्नमेंट के वकील थे। तो दोनों तरफ से काफ़ी बहस हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए। डिफेंस का कहना यह था कि जनाब ये ऑफेंसेस नहीं बनते, फर्दर इंक्वायरी का केस है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स अभी सामने आना बाकी हैं। शेख रशीद साहब को भी जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑफेंसेस इतनी बड़ी नौयत की नहीं है, इनकी सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं बनती, अगर कल को होती भी है तो चूँकि ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं फॉल करते, ममनुआ क्लॉज में फॉल नहीं करते, तो फिर भी बेल बनती है। इनकी उम्र को देखा जाए वगैरह वगैरह, इस तरीके से ना डिफेंस लेने की कोशिश की, जबकि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनको जेल में ही रहना चाहिए और अगर इनको ज़मानत पर रहा किया गया तो बहुत सारे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, मुल्क के लिए ख़तरा वगैरह वगैरह। अच्छा, ये वो ज़मानत के ऑर्डर पे आज बहस थी, उस मुकदमे के आज बहस थी जिसमें शेख रशीद साहब को पकड़ा गया था कि जनाब पुलिस कस्टडी में जब इनको पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में शराब के सैंपल टेस्ट करने के लिए कि इनके ब्लड में है कि नहीं लेके गए, तो वहाँ इन्होंने इनकार कर दिया और एक फसाद की कैफियत आई। लेकिन वहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़ और कुछ नाजेबा, क्योंकि अलग ये किया जा रहा है कि जहाँ गलत अल्फाज बोले हैं, मुझे इधर दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मीडिया पे अवेलेबल है। तो उन अल्फाज को लेके एक मुद्दई सामने खड़ा किया गया पीपी की तरफ से और कहा गया कि जनाब हमारे दिल दुखे हैं या इंतशार की कैफियत पैदा हो गई है वगैरह वगैरह, तो जनाब इन पर पर्चा दर्ज किया जाए। ये वो पर्चे की आज ज़मानत की बहस थी जो बिलावल जरदारी से रिलेटेड था, क्योंकि मेन केस जो ऑलरेडी ये पुलिस कस्टडी में थे वो केस तो वो था जिसमें इनको जरदारी वाली स्टेटमेंट से मुंसलिक इनको पकड़ा गया था कि जनाब इन्होंने जरदारी पे ये कलमात बोले हैं, ये स्टेटमेंट बोली उसके बारे में कि जरदारी ने कुछ दहशतगर्द इकट्ठे कर लिए हैं और उनको पे कर रहा है और जो कि इमरान खान पे कल या आज हमला करेंगे। तो खैर उसकी अभी बाकी समाअत वगैरह होना, लेकिन इस केस के अंदर जो ज़मानत का ऑर्डर है वो आज जारी कर दिया गया और जज साहब ने एक तफसीली फ़ैसला जारी किया। और तफसीली फ़ैसले में क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं दोनों तरफ से समाअत करने के बाद कि जनाब अगर मैंने इनको आज ज़मानत दे दी तो इनका प्रीवियस कॉन्डक्ट अगर देखा जाए तो वो बड़ा ख़तरनाक है, वो बड़ा मशकूक है, इस लिहाज से कि ये ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में थे जब पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में गए। अगर ये बाहर आ जाते हैं तो ये ऑफेंस रिपीट होने का कभी खदशा मौजूद है, ये बाहर निकल के भी ये काम करेंगे और ये चुप रहने वाले नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इनके पास असर और रसूख है, ये बाहर निकल के टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस भी कर सकते हैं
तो टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस का सख्त खदशा है और इन्होंने पुलिस से पहले भी ताउन नहीं किया जब इनके सैंपल लेने के लिए ब्लड में शराब है कि नहीं इनको लेके जाया गया पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में। फिर जज साहब ने ये रीजनिंग दी कि जनाब ये फर्दर इंक्वायरी का केस नहीं है, फर्दर इंक्वायरी का केस होता तो मतलब ये एडमिट कर चुके हैं कि मेरी ही स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट भी मीडिया पे तमाम चैनल्स पे छाया हुई है, फेसबुक ट्विटर हर जगह इवन छापी गई है बाकायदा, और जिसे इनकार भी नहीं किया गया। तो सिर्फ इतना कह देना कि जनाब मुझे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, मेरी स्टेटमेंट को गलत मतलब दिया जा रहा है, ये काफ़ी नहीं। स्टेटमेंट अनएम्बिगुअस है, वाजिया है, और शेख रशीद साहब ने ये अल्फाज बोले हैं, बड़े बड़े मजमे के अंदर बोले हैं, इसलिए फर्दर इंक्वायरी का केस नहीं है, इनको जमानत नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये वो ग्राउंड्स होते हैं जिसपे एक मुलजिम जमानत लेने के लिए बहस करता है। शेख रशीद साहब का ये सारे आर्गूमेंट्स इसलिए उनकी तरफ से रखे गए क्योंकि कानून कहता है अगर आप ये विन कर जाते हैं, ये पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स बेस गेम होती है, अगर आप ये कन्विंस कर लेते हैं कि ये चीज़ें आपके हक में हैं तो फिर आपको जमानत मिल जाती है। तो रिपीटिशन ऑफ द ऑफेंस उसमें शामिल है, उसके अंदर एब्सकॉन्डर्स का एलिमेंट शामिल है, एज फैक्टर वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अंदर मैं एक पॉइंट जो है ना मेंशन करना चाहूँगा कि जज साहब ने फैसला तो दे दिया लेकिन एक चीज़ मिस की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, कि एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है। और जहाँ तक मेरी इतलात है, शेख रशीद साहब अभी तकरीबन 79 ईयर्स के करीब करीब हैं, और हमारा कानून ये कहता है कि अगर एक शख्स जो है एज के उस हिस्से में है जिसमें वो बुढ़ापे में कंसिडर होता है, 70 से अबव वालों को एजिंग फैक्टर का बेनिफिट दिया जाता है, एक्सट्रीम एज का बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता था शेख रशीद साहब को, जो कि कोर्ट ने नहीं दिया। जो भी उनकी रीज़न है, जज साहब का जो भी फैसला, हम उसकी इज्जत करते हैं, यहाँ पे दिया जा सकता था। अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल चूंकि खारिज कर दी गई है, इसका अब एक ही सामने रेमेडी अवेलेबल है, और वह रेमेडी है कि आप इसके खिलाफ अपर कोर्ट्स में जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी अगर मजिस्ट्रेट से आपकी खारिज हुई है तो आप सेशंस कोर्ट से रजू करेंगे, सेशंस के बाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ये एक हायरार्की होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो फैसला उन्होंने आज सुना दिया, और शेख रशीद साहब के लिए मायूसी का दिन था, जमानत उनकी कैंसिल कर दी गई। अब वकला इनकी दोबारा से जमानत ड्राफ्ट करेंगे और हायर कोर्ट्स में जाएंगे। दूसरी तरफ हम एक और अहम फैसले की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। ये फैसला 2022 6 अक्टूबर को जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया था लाहौर हाई कोर्ट के, लेकिन अनाउंस आज किया गया। और ये फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डील करता है आपकी और हमारी ज़िंदगियों से, डेली लाइफ से। ये फैसला दिया गया उन 3650 पिटिशंस पे जो आम लोगों की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई थी, और वो किस मौजू पे थी? वो मौजू ये था कि जनाब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में जो हमसे टैक्स, गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, वो ना लिया जाए। याद होगा आज से तकरीबन 2-3 माह पहले बहुत शोर मचा था कि जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट जो प्राइस आपके बिल के अंदर एक कॉलम बना होता है, उसके अंदर बेतहाशा टैक्स लगा जा रहा था, जिसकी कोई रीज़न समझ नहीं थी आती। अच्छा, याद रखिएगा, ये वो एडजस्टमेंट टैक्स होता है, डिटेल्स में मैं इतनी नहीं जाऊँगा, समझाने के लिए बता देता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट को घाटा पड़ रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है, या कहीं पे उनकी इम्बैलेंस हो रही होती है, जहाँ से उनके खाते पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो आपसे ये पैसे वसूल करते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। हालांकि वो बिल की आप पेमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं आप उनको पे कर रहे हैं, उनका ये लेना नहीं बनता, फिर भी वो आपसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ले रहे थे। बाज़ औक़ात तो बिल थोड़ा सा एक्चुअल, जबकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो उन्होंने बनाया हुआ था वो ज़्यादा आ रहा था। तो उस टाइम पे तकरीबन 3650 जो पिटीशन है मुल्क भर से दायर की गई थी, पंजाब भर से स्पेशली, और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जो कि महफूज कर लिया गया और अब अनाउंस किया गया। और जज साहब ने वाजिया मेंशन किया इस फैसले के अंदर कि जनाब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो आप लेते हैं ये इलीगल है, इरेगुलर है, गलत है, नाजायज़ है, ये रुकना चाहिए। जज साहब ने वाजिया ऑर्डर दिए हैं, और इस वाजिया ऑर्डर की जो तफसीलात हैं वो तो जब वेबसाइट के ऊपर आएगा या छपेगा तो वो इंशाल्लाह मैं पैरा वाइज ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कस करूंगा। अभी शॉर्ट ऑर्डर आया, और जहाँ तक इतलात हैं उसमें यह भी बताया गया कि सोलर पैनल, सोलर पे चलने वाली चीज़ें और दीगर जो जिससे आम बंदे सिटीजन अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे थे, उस बारे में भी जज साहब ने तफसीली फैसला बताया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जज साहब ने कहा है कि तकरीबन 500 यूनिट्स तक इनको सब्सिडी भी दी जाए सार्फिन को, जो कि पहले ख़त्म कर दी गई थी, ये आप जुल्म ना करें। जैसे ही तफसीली ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह मैं उसको सेक्शन वाइज आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।